लास्ट क्लास में हम बातें कर रहे थे नादिर शाह के बारे में कि किस तरह से 1739 में एक ईरान का शासक जिसको नेपोलियन ऑफ ईरान या नेपोलियन ऑफ पर्शिया कहा जाता है, वो कैसे शाहजहां के द्वारा बनवाए गए तख्त ए ताउस यानी मयूर सिंहासन को लेकर के चला गया, यानी पीकॉक थ्रोन को लेकर के चला गया। और साथ ही साथ मुगल बादशाह का जो मुकुट था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था उसको भी लेकर के चला गया। ठीक है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया था, उसको जरूर याद रखिएगा। उसी से आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका शासनकाल माना जाता है 1719 से लेकर के 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक, 1748 तक। और इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये आया था जहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को भेजा था नादिर शाह की सेना को रोकने के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए एक छोटा सा पॉइंट, तो उसी के बीच की बात है। वैसे बता चुका हूं पिछली क्लास में कि 1739 में ही 1739 ईस्वी में, इन द ईयर 1739 एडी, a battle was fought that was called the battle of करनाल। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध आप लोग जानते हैं कि करनाल जो है वो हरियाणा में पड़ता है। करनाल का युद्ध, और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। करनाल का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। इट वॉज फाउट बिटवीन नादिर शाह ऑफ ईरान, नादिर शाह एंड मुगल सेना। जो मैंने आपको बात बताई लास्ट क्लास में, ठीक है, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली थी उसमें ये चीज मैंने वहां पर बताई भी थी। ठीक है, सही दिख रहा है, दिखने में दिक्कत नहीं किसी को? दिख तो जी ठीक रहा है ना? नमस्ते। नमस्ते वर्षा, नमस्ते। दिख तो ठीक रहा है? हाँ जी सर। ओके। तो 1739 में 1739 ईस्वी में अटैक किया था नादिर शाह ने, और तभी लड़ा गया था करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल सेना के बीच। ये पुरानी बात है, वहां समझा चुका हूँ, इसलिए इस पे ज्यादा अब डिस्कशन करने के लिए करने का लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोहिनूर हीरे को ले गया था। और याद करिए, जब हम मेडिवल पढ़ रहे थे, आप में से काफी लोगों ने मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मैंने आपको कोहिनूर हीरे के बारे में बताया था, कोहिनूर डायमंड के बारे में बताया था। कोहिनूर डायमंड के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया था कि कोहिनूर डायमंड जो था ना, वो पुरुषों के लिए मनहूस माना जाता था। मेल्स के लिए कोहिनूर डायमंड को मनहूस माना जाता था, और महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए इसको अच्छा माना जाता था। तो इसी क्रम में नादिर शाह के लिए भी कोई खास ज्यादा लकी सिद्ध नहीं हुआ। और 1747 में, 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। 1747 ईस्वी में नादिर शाह डाइड, नादिर शाह की मृत्यु हुई। नादिर शाह डाइड। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है आपको थोड़ा सा फोकस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा जाएगा यहाँ पे, और हो सकता है आज आप द्वितीय में, प्रथम में, तृतीय में, इनमें फंसे रह जाओ। तो बिल्कुल फोकस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कहीं आपको दिखेगा आलमगीर द्वितीय, कहीं आपको दिखेगा शाह आलम द्वितीय, कहीं आपको दिखेगा शाहजहां तृतीय। तो इसमें फंसना नहीं है बिल्कुल भी, चीजों को अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसी का सेनापति अगला शासक बना, जिसे इतिहास में जाना जाता है अहमद शाह अब्दाली के नाम से। बात को सुनिए, क्या बोला मैंने? नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसी का सेनापति अगला शासक बना, जिसे इतिहास में हम जानते हैं किसके नाम से? अहमद शाह अब्दाली के नाम से। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है अहमद शाह दुर्रानी, क्योंकि दुर्रानी वंश का शासक था। याद रखिएगा, इसी के नाम में, जैसे यहां पर मैंने अब्दाली लिख रखा है, यहीं पर आप लिख सकते हैं अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी, ये इसका क्लैन था, इसका वंश था, ये दुर्रानी वंश का शासक था।
तो नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसी का सेनापति अगला शासक बना, जिसे इतिहास में अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली अर्थात या आप कह सकते हैं अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जा सकता है। नादिर शाह की मौत के बाद दुर्रानी साम्राज्य का यही संस्थापक बना। दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक बना कौन? यही अहमद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर अपना सबसे पहला आक्रमण किया था। याद रखिएगा, इन द ईयर ऑफ 1748, 1748 ईस्वी में इसी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, यानी अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1748 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण। फर्स्ट अटैक बाय अहमद शाह अब्दाली ऑन इंडिया इन द ईयर 1748, इसी मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में, मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। और याद रखिएगा, पंजाब पर किया था ये पहला अटैक इसने, ये पहला अटैक इसने पंजाब पर किया था। और ये जो पहला अटैक इसने पंजाब पर किया था ये अनसक्सेसफुल रहा था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ये असफल आक्रमण रहा था, ये एक तरह से असफल आक्रमण रहा। जरा अब बात को ध्यान से समझिएगा, ये बात कुल मिला के रही कि इसका जो सबसे पहला अटैक था वो मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में हुआ था 1748 में भारत पर, पंजाब में किया गया था और एक असफल आक्रमण था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इसी वर्ष 1748 में ही मोहम्मद शाह की हो गई मृत्यु, मोहम्मद शाह डाइड। 1748 में ही मोहम्मद शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मोहम्मद शाह रंगीला मर गया। और 1748 में ही डेथ हो गई किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला की। तो कुल मिला के अब तक ये कहानी जो हमने पढ़ी रंगीला के बारे में, ठीक है। और अब चीजों को थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ाना है और अच्छे लेवल पर चीज को समझने की कोशिश करनी है, और इसमें स्पेशली हमें जानना पड़ेगा अहमद शाह अब्दाली के बारे में, ठीक है। अभी अहमद शाह अब्दाली के बारे में काफी कुछ आपको नहीं बताया, अभी आगे हम चीजों को और गहराई से इसका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलिए जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा अहमद शाह। इसके बाद जो अगला रूलर बनेगा मुगल साम्राज्य में वो बनेगा अहमद शाह। ये अहमद शाह नहीं, ये तो अहमद शाह अब्दाली है। कहाँ का? ये अहमद शाह अब्दाली है, अफगानिस्तान का, ठीक है, बात ही समझ। और जो अब मुगल साम्राज्य मुगल सम्राट बनेगा वो है, उसका वैसे तो पूरा नाम है अहमद शाह बहादुर, लेकिन आप उसको अहमद शाह के नाम से ही जानते हैं। तो अगला जो मुगल सम्राट बनेगा दैट विल बी अहमद शाह। ये अहमद शाह नहीं है, कभी इसको सोचने लग जाओ कि ये मुगल सम्राट बन जाएगा, ये तो अफगानिस्तान से संबंध रखता है। तो अगला मुगल सम्राट अहमद शाह। पूरा नाम लिख लेना इसका, अहमद शाह बहादुर। इसका रूलिंग पीरियड रहा 1748 से लेकर के 1748 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा था। ये अहमद शाह बहादुर जो था ये मोहम्मद शाह रंगीला का ही पुत्र था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1748 में ही 23 साल की उम्र में, 23 ईयर्स की एज में अगला भारत का अगला मुगल सम्राट बना। अहमद शाह बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला का ही पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1748 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में, 23 ईयर्स की एज में अगला मुगल सम्राट बना। और ध्यान से समझिएगा कि ये अहमद शाह बचपन में काफी लाड़ पाया, क्योंकि इसका पिता भी रंगीला था और ये भी काफी लाड़ प्यार में बड़ा हुआ। तो ध्यान समझिएगा कि ये अहमद शाह ना बचपन से ही आलसी था, लेजी टाइप का व्यक्ति था, और इसे तलवारबाजी बिल्कुल नहीं आती थी। अहमद शाह को तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अयोग्य शासक था। मैंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा अयोग्य शासक माना जाता है वो मोहम्मद शाह रंगीला माना जाता है। इसी के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन बहुत बुरी तरह से शुरू हो गया था। और याद रखिएगा, इसी अहमद शाह के शासनकाल में हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली ने कई अटैक किए। देखो, अहमद शाह अब्दाली का जो पहला अटैक है वो इसी के पिता मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ 1748 में, लेकिन वो एक असफल आक्रमण था पंजाब में।
इसी अहमद शाह के शासनकाल में, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, देखिए अहमद शाह बहादुर है, ये मुगल सम्राट है, ये मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा है, वो अहमद शाह अब्दाली है अफगानिस्तान का। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, आपस में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा। अहमद शाह के ही शासनकाल में हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, बहुत सारे अटैक हुए। देखिए अहमद शाह के शासन में इसकी जो नेतृत्व क्षमता थी, यानी इसकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो उस और इसकी जो योग्यता, इसकी एबिलिटी, वो साफ तौर पर नजर आती है कि इसमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं थी, एक अयोग्य शासक था, नेतृत्व क्षमता इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। इसी वजह से क्या हुआ कि इसके शासनकाल में सारी की सारी जो पावर थी वो इसी के एक वजीर के हाथ में आ गई, और इस वजीर का नाम है इमादुल मुल्क। इस नाम को बार बार, ये नाम बार बार आएगा, ठीक है। तो इसके शासनकाल में जिस वजीर का नाम था इमादुल मुल्क, ये था इसका वजीर इमादुल मुल्क। सारी की सारी जो पावर थी, जो यानी कहने का मतलब सारे के सारे जो साम्राज्य को चलाता था वो ये इमादुल मुल्क चलाता था। बात ही समझ। और 1754 में 1754 इसी में क्या हुआ, इसी इमादुल मुल्क ने, पहले तो यही, क्योंकि सारा का सारा जो साम्राज्य का कार्यभार था वो यही चलाता था, और फिर इसी इमादुल मुल्क ने क्या किया, इसी ने 1754 में 1754 ईस्वी में अहमद शाह बहादुर को अपनी ताकत के दम पर कैद कर लिया। इसी अहमद शाह को अपनी ताकत के दम पर कैद कर लिया, और अगला बादशाह बनवाया अजीउद्दीन नाम के व्यक्ति को। अगला बादशाह बनवाया अजीउद्दीन। कंफ्यूजन का दौर शुरू हो चुका है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ रिलेट करेंगी। अजीउद्दीन, जिसको आप आगे जानेंगे, ये था बहादुर, ये था जहांदार शाह का पुत्र, ये जहांदार शाह का पुत्र था। यदि चीजों को रिलेट करके पढ़ना है भाई, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं डायरेक्ट बता दूं कि भाई अगला मुगल बादशाह बन जाए, अगला मुगल बादशाह, सीधा उसका नाम बता दूं। लेकिन चीजों को रिलेट करके आपको पढ़ना है कि कौन सी चीज कैसे हुई थी, तो आपको इस बात को ध्यान से समझ के चलना है कि बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, बात को सुनो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। देखिए अहमद शाह जो था, ये भी अपने पिता की तरह एक अयोग्य शासक था, और इसके शासनकाल में इसकी अयोग्यता के कारण, इसकी नेतृत्व क्षमता बिल्कुल बेकार होने की वजह से, इसी के शासनकाल में इमादुल मुल्क नाम के वजीर का उदय हुआ। इमादुल उल मुल्क नाम के एक वजीर के हाथ में सारी की सारी पावर आ गई, और इसी वजीर ने क्या किया, 1754 में इस अहमद शाह को कैद कर लिया, और अगला मुगल बादशाह किसको बनवाया, इस अजीउद्दीन को अगला मुगल बादशाह बनवाया। ये अजीउद्दीन कौन था, ये जहांदार शाह का पुत्र था। ये किसका बेटा था, जहांदार शाह का बेटा था, और जहांदार शाह के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बताइए जहांदार शाह को किस उपाधि से जाना जाता है, बताइए फटाफट, जहांदार शाह की क्या उपाधि थी, क्या टाइटल मिला था जहांदार शाह को। हाँ बोला किसी ने भी कुछ, क्या बोला, वह लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे। लंपट मूर्ख के नाम से इसी को जाना जाता था। तो इसी लंपट मूर्ख, इस जहांदार शाह का ही बेटा था ये अजीउद्दीन। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां से हटाना चाहूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इस अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सारे अटैक किए थे। ठीक है, तो इस बात को कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, तो इसलिए दो बातों में मैंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुई बात। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अहमद शाह अब्दाली की तरफ। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे अहमद शाह अब्दाली के बारे में, क्योंकि इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली के बहुत सारे अटैक हुए थे। तो अब जरा हम जो डिस्कशन करना चाहेंगे वो अहमद शाह अब्दाली के बारे में करना चाहेंगे। देखिए हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ऐसे समय में हुआ था जब मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा था। हिंदुस्तान पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ऐसे टाइम में हुआ, ऐसे समय में हुआ जब मुगल साम्राज्य, जब मुगल डायनेस्टी अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रही थी। और इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा, नहीं यही बात समझ में, देखा थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं लगभग ये कुछ इस तरह का, मतलब इमेजिन कर लीजिए, मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी सीमा की, ये वाला हिस्सा, ये इंडिया का नॉर्थ और वेस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी, ये वाला हिस्सा, हालांकि ये भी उस समय भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान के ये हिस्सा भी भारत, ये भी हिंदुस्तानी हुआ करता था इस वाले हिस्से में। तो मैंने क्या बताया कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, और इसके साथ ही जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की जो सुरक्षा थी, यहाँ के सारे प्रबंधक के जितने भी अटैकर्स आए हैं, जितने भी आक्रमणकारी आते हैं, वो इधर से प्रवेश, वो इधर से ही आए थे भारत में। आता ही समझ, जितने भी आए, चाहे तैमूर लंग आया हो इससे पहले, ठीक है, जितने भी आए, चाहे चंगेज खान, जितने भी आक्रमणकारी आए, वो सारे के सारे इसी उत्तर पश्चिम, उत्तर क्यों कह रहा हूं, देखो आप जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये
इधर वेस्ट। तो इस वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है, यहीं से सब अटैक करते थे। अब हुआ क्या कि मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल तो वैसे ही चल रहा था। अब मुगल साम्राज्य के डाउनफॉल में इस उत्तर पश्चिमी सीमा के सारे जो प्रबंध थे, यानी सुरक्षा के, यानी सिक्योरिटी के, वो एकदम एकदम बेकार हो चुके थे। सारे के सारे प्रबंध, सारे की सारी चीजें, सारा का सारा सिस्टम बिगड़ चुका था, क्योंकि मुगल डायनेस्टी जो थी उसका पतन होता जा रहा था। अब हुआ ये कि इस उत्तर पश्चिमी सीमा के सारे प्रबंध हो गए बेकार, और यहीं से हिंदुस्तान पर, इसी उत्तर पश्चिम सीमा से हिंदुस्तान पर हुए दो दो अटैक। एक अटैक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, नादिर शाह का अटैक हुआ था, नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 में, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा। और उसी के ठीक बाद में अटैक हो गया अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। और इन दोनों आक्रमणों ने, इन दोनों अटैक्स ने हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया। इन दोनों अटैक्स ने हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया। असंख्य नगरों और राज्यों को लूटा गया, बहुत सारे नगरों को, बहुत सारे राज्यों को लूटा गया। अनगिनत मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। स्त्रियों की आबरू लूटी गई। ना जाने कितने ही स्त्रियों को आक्रमणकारी अपने साथ ले गए। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने तो आक्रमण इतनी जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया था कि इस अहमद शाह अब्दाली ने के आक्रमण ने तो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इन सारे के सारे नगरों को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के कुल मिलाकर के 7 अटैक हुए थे। लगभग कुछ लोग 8 बताते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल यही है कि 7 आक्रमण हुए थे। लगभग ऐसा माना जाता है कि इसने 7 बार भारत पर चढ़ाई की थी, 7 बार इसने इंडिया पर अटैक किया था। अब जरा बात को समझिए। अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। इस सेनापति हुआ करता था किसका? नादिर शाह का। ईरान के शासक नादिर शाह का सेनापति था ये। आर्मी चीफ ऑफ नादिर शाह, ठीक है, या कमांडर इन चीफ ऑफ नादिर शाह। ये नादिर शाह का क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। और इसके विषय में नादिर शाह ने एक बार ये बात कही थी, इस अहमद शाह अब्दाली के बारे में एक बार नादिर शाह ने कहा था कि योग्यता और चरित्र में मैंने ईरान में, तुरान यानी तुर्की में, और हिंदुस्तान में, योग्यता में यानी कहने का मतलब इसकी एबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी में, इसके चरित्र में मैंने ईरान, पूरे तुर्की में और हिंदुस्तान में अहमद शाह अब्दाली के बराबर कोई आदमी नहीं देखा। ऐसे तारीफ की थी इसकी। किसने? नादिर शाह ने इसकी तारीफ की थी। ठीक है। और 1747 में, 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कहां का? कंधार। अब आप लोग जानते हैं कंधार कहां पर है? ये पड़ता है अफगानिस्तान में। कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। अफगानिस्तान के कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया ये अहमद शाह अब्दाली। इसके बारे में इसका थोड़ा सा बायोडाटा जान लीजिए कि कौन था ये अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का सेनापति हुआ था। नादिर शाह की डेथ हुई 1747 में। तो इसके बाद ये कांधार नाम की जगह का, जो अफगानिस्तान में पड़ती है, ठीक है, वहां का क्या बन गया? स्वतंत्र शासक बन गया। और शीघ्र ही और बहुत ही जल्दी इसने काबुल को भी जीत लिया। काबुल भी क्या कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। और बहुत ही जल्दी इसने काबुल को भी जीत लिया। ठीक है। और जो आप देखते हैं अफगान राज्य, जो अभी का आधुनिक अफगान राज्य है, अफगान राज्य की इसने स्थापना की। इसने वर्तमान यानी आधुनिक अफगान राज्य की स्थापना की। आधुनिक अफगान राज्य की स्थापना की, यहां पर लिख लेना, आधुनिक अफगान राज्य की इसी ने स्थापना की थी। अहमद शाह अब्दाली ने, दुर्रानी वंश का शासक था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखिए 1748 से लेकर के इसने, इस अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर के 1767 तक, 1748 से लेकर के 1767 तक, इसके बीच इस अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7, इसमें कुल मिलाकर के 7 आक्रमण करे, 7 अटैक किए इस टाइम पीरियड में। 1748 से लेकर के 1767 तक, इस पूरे पीरियड में इस अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर कुल मिलाकर के 7 अटैक किए, 7 बार आक्रमण किए। और मुख्य रूप से इन अटैक्स का जो उसका मोटिव हुआ करता था, और मुख्य रूप से इन आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो था धन को लूटना। वो होता था धन को लूटना। ये यहां पर शासन नहीं करना चाहता था, कि ऐसा नहीं है कि यहां पर ये इसके अटैक करने का मकसद ये नहीं था कि यहां पर इसको शासन करना है, नहीं, इसके इन अटैक करने का उद्देश्य एक ही था, धन को लूटना, बहुत ज्यादा पैसा यहां से लूट करके लेकर के जाना। और इसी क्रम में अब अहमद शाह अब्दाली की बातें चल रही हैं, तो इसी क्रम में इसने सबसे पहला अटैक 1748 में, मैंने आपको बताया 1748 में इसने सबसे पहला अटैक किया था पंजाब पर। 1748 में इसने अपना सबसे पहला अटैक पंजाब पर किया था। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए बताई जाती हैं। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपको जो चीज याद रखनी है वो केवल इतनी याद रखनी है कि नादिर शाह का सेनापति वो करता था। सबसे पहला इसने अटैक जो किया था वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1748 में, अभी पीछे बता भी चुका हूं, पंजाब में किया था। ये बातें आपकी नॉलेज को, चीजों को बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इसने 7 बार भारत पर अटैक किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना।
अब आपको बहुत सारी चीजों को स्किप भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें, वरना तो बहुत इतना कंटेंट बन जाएगा, इतना ज्यादा कंटेंट बढ़ जाएगा कि अब इसको याद करते करते पागल हो जाएंगे। तो आपको बेटर अच्छी अच्छी चीजों को इसमें से निकाल लेना है और फालतू फालतू चीजों को छोड़ देना है। हाँ, नोट्स में सारी चीजें करनी है, लेकिन याद करते टाइम आपको मेन मेन चीजों को याद रखना है। 1748 में ही इसने पंजाब पर आक्रमण किया था, जो कि असफल, ये आक्रमण जो था असफल रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था। असफल आक्रमण रहा था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके बाद इसने क्या किया, 1749 में, 1749 ईस्वी में, 1749 में इसने एक बार फिर से आक्रमण किया पंजाब पर ही। 1749 में आप जानते हैं 1749 आते आते किसका शासनकाल है, अब अहमद शाह का शासनकाल है, अहमद शाह बहादुर का शासनकाल है। बहादुर मैंने लगा दिया है, इसको मोस्टली अहमद शाह के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, इसका पूरा नाम वैसे अहमद शाह बहादुर इसको कहा जाता है। 1479 में ही अहमद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया, ठीक है। और इस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था मोइनुल मुल्क नाम का व्यक्ति, पंजाब का गवर्नर था उस समय पंजाब का जो गवर्नर था, यानी कहने का मतलब उस समय पंजाब का जो सूबेदार था, उस व्यक्ति का नाम था मोइनुल मुल्क। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये नाम, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, जैसे कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ जाए इसलिए बता रहा हूं। उस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था मोइनुल मुल्क। इस मोइनुल मुल्क को पराजित कर दिया। इस मोइनुल मुल्क को किसने पराजित कर दिया, इस अहमद शाह अब्दाली ने इस मोइनुल मुल्क को पराजित कर दिया पंजाब में, ठीक। और उसके बाद फिर ये चला गया और इसने ये डिमांड करी इससे, मोइनुल मुल्क से, कि भाई मेरे पास पैसा आता रहना चाहिए, ठीक है। अटैक करके चला गया और इसने फिर ये डिमांड रखी कि मेरे पास जो है पैसा आता रहना चाहिए टाइम से। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अरे यार, कि जो धन है वो अब मेरे पास आता रहना चाहिए। फिर हुआ क्या कि बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि इसके पास पैसा टाइम से नहीं पहुंचा। यहाँ पर अटैक करके चला गया था, मोइनुल मुल्क को कहा तू यहाँ का भाई कि आप यहाँ का संभालिए, पंजाब की जो सूबेदारी इसको संभालिए और मुझे टाइम पर पैसा भेजते रहिए। लेकिन हुआ क्या कि पैसा टाइम पर नहीं मिल पाया। तो 1752 में इसने 1752 ईस्वी में 1752 ईस्वी में इसने नियमित रूप से पैसा ना मिलने के कारण, 1752 में नियमित रूप से पैसा ना मिलने के कारण इसने पंजाब पर तीसरा अटैक किया, थर्ड टाइम अटैक किया, फिर से पंजाब पर ही इसने थर्ड टाइम फिर से पंजाब पर अटैक किया। और इस बार इसने क्या किया, इस मोइनुल मुल्क को अपना एजेंट बना के अपना गवर्नर नियुक्त करके चला गया कि अब तुम मुगलों के गवर्नर नहीं हो, अब तुम हो मेरे एजेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अहमद शाह अब्दाली क्या करते करेगा, ये जब जब भी भारत में आएगा तो अपना किसी ना किसी को एजेंट बना के जाएगा, अपना गवर्नर बना के जाएगा। अब इसने क्या किया, इस मोइनुल मुल्क को अपना एजेंट बना दिया, अपना गवर्नर नियुक्त करके चला गया। इस मोइनुल मुल्क को कहा कि आप अब मेरे एजेंट हो, मेरे गवर्नर हो, बात ही समझ। और अब जो है हम यहाँ पर शासन चलाएंगे और यहाँ से जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सारा का सारा किसका होगा, हमारा, मुगलों को नहीं देना है, बात ही समझ। तो 1752 में इसने एक और अटैक किया। अब हुआ क्या, 1753 में इस मोइनुल मुल्क की हो गई डेथ। 1753 में, देखिए मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, बहुत सारी चीजों को बताना है, तो आप लोग प्लीज थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। और यदि साथ साथ चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो बाद में जाकर के वापस से आप देख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1753 में इस मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो गई। ये मोइनुल मुल्क जो था इसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मोइनुल मुल्क की मृत्यु होती है तो हुआ क्या, इस 1753 में इस मोइनुल मुल्क की मृत्यु के बाद आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये था वजीर इमादुल मुल्क दिल्ली का। और आप लोग ऑलरेडी अच्छे से, मैंने भी आपको समझाया कि भाई वजीर की पावर जो थी वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जो मुगल बादशाह थे, जितने भी अब मुगल बादशाह आप देख रहे हो, इनके हाथ में पावर है नहीं, नाम के मुगल बादशाह हैं। असली साम्राज्य चला रहे थे वो इनके वजीर चला रहे थे। अब हुआ क्या, जब 1753 में उसकी डेथ हो गई तो 1753 ईस्वी में मोइनुल मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद इस वजीर इमादुल मुल्क ने, अब इतने सारे नाम आ रहे हैं, सारे इंपोर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इतने सारे नाम जो आ रहे हैं सारे इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है। मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि ये दिल्ली पर अटैक करने आ गया। वो सारी की सारी एक सीरीज है, एक कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है, तो इसलिए इतने सारे नाम भी बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये मोइनुल मुल्क की डेथ हो गई। अब इसने सोचा मोइनुल मुल्क मर चुका है तो अब हम अपना एक और वजी, अपना एक अलग सूबेदार या अपना एक अलग गवर्नर पंजाब का नियुक्त कर देते हैं। इमादुल मुल्क ने क्या किया, एक और व्यक्ति जिसका नाम था, ध्यान से सुनना, एक और व्यक्ति जिसका नाम था अदीना बेग खां, अदीना बेग खां, इसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया नया, इसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया।
या पंजाब का सूबेदार बना दिया, इसको पंजाब का गवर्नर या पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब जब जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को इस बारे में पता चला, तो अहमद शाह अब्दाली का ये कहना था कि देखिए पंजाब में जो मोइनुल मुल्क था अभी ये मेरा आदमी था, मेरा एजेंट था, ठीक है। मोइनुल मुल्क की हत्या हुई तो दिल्ली के मुगल बादशाह या दिल्ली के वजीर को पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बात को सुनिए ध्यान से। अहमद शाह अब्दाली ने इस घटना को पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप बताया कि इंटरफियर है ये पंजाब की ये घटना की अदीना बेग खां को वजीर इमादुल मुल्क द्वारा वहां का गवर्नर नियुक्त करना, ये पंजाब की राजनीति में, या आप ये कह सकते हैं पंजाब राज्य में हस्तक्षेप किया है किसने? मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर ने, या आप ये कह सकते हैं कि मुगलों ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। ये ऐसा कहना था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली ने इस घटना को पंजाब के कार्य में हस्तक्षेप बताया और इसके बाद अब्दाली ने हिंदुस्तान पर अटैक करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने क्या डिसीजन लिया कि अब मुझे हिंदुस्तान पर अटैक करना है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि पंजाब में जहां पर मेरा एजेंट काम कर रहा था, इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने अपने एक व्यक्ति जिसका नाम है अदीना बेग खां, उसको वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। भाई गवर्नर नियुक्त करना है तो मैं खुद करूंगा, अहमद शाह अब्दाली का ऐसा कहना था। तो उसके बाद इसने ये निश्चय लिया, ये डिसाइड किया कि अब वो हिंदुस्तान पर अटैक करेगा। ये इतने सारे जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन अब चूंकि कड़ी से कड़ी जोड़नी है तो बहुत सारी चीजों को बताना पड़ता है। आता ही समझ? तो चलिए फिर आगे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी क्रम में ये इसके ही 3 साल बाद 1756 में 1756 ईस्वी में ये हिंदुस्तान में घुस गया। नवंबर के महीने में 1756 में 1756 में ये अहमद शाह अब्दाली आ गया, हिंदुस्तान में घुस गया पूरी तरह से। देखिए पंजाब का जो एरिया है वो कुछ पाकिस्तान, ज्यादातर एरिया इसका पाकिस्तान में, उस समय की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में और थोड़ा सा हिस्सा इसका अभी वर्तमान वाले हिंदुस्तान में। उस समय तो पूरा हिंदुस्तान ही की हुआ करता था उस समय तो। अभी तो डिवाइडेड है, अभी आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा भारत में है। लेकिन उस समय जो हिंदुस्तान था, उस समय के हिंदुस्तान में पंजाब कोई डिवाइडेड नहीं था, बात ही समझ, पूरा एक ही था। तो इस पर अटैक कर दिया, इस पर कब्जा पहले था। अब उसने क्या किया, ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अटैक करना है हिंदुस्तान पर। तो ये अहमद शाह अब्दाली 1756 ईस्वी में वापस से अफगानिस्तान से आया और 1756 में वापस से हिंदुस्तान में ये प्रवेश कर गया। 1756 में, 1756 ईस्वी में, और 1757 में, 1757 में और 1757 ईस्वी में इस अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली पर आक्रमण, अटैक ऑन दिल्ली। 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में इस अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। कहां पर? दिल्ली शहर पहुंच गया और दिल्ली पर लगभग कब्जा कर लिया और यह वहां पर लगभग 1 महीने तक दिल्ली में रहा। ये अहमद शाह अब्दाली लगभग 1 महीने तक दिल्ली में रहा और इसने जैसे नादिर शाह द्वारा दिल्ली में किए गए कत्लेआम और लूटमार को एक बार फिर से रिपीट किया। जो काम नादिर शाह ने दिल्ली में किया था, बात आई समझ, इसने नादिर शाह द्वारा दिल्ली में किए गए कत्लेआम और लूटमार को एक बार फिर से दोहरा दिया। और इसके बाद इसने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण के समय अहमद शाह अब्दाली ने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया था कि भाई मथुरा जो है वो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। दिल्ली के बाद इन्होंने चढ़ाई की मथुरा की तरफ, ये मथुरा की तरफ गया और मथुरा पहुंचे जाने के बाद इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मथुरा जो है वो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है और इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दीजिए, इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दीजिए और आगरा तक एक भी इमारत खड़ी ना दिखाई पड़े। मथुरा से लेकर के आगरा तक एक भी इमारत खड़ी हुई दिखाई ना दे जाए, ऐसा आदेश दिया इसने अपने सैनिकों को। जहां कहीं भी पहुंचो कत्लेआम करो और खूब दबाकर लूटो। लूट में जिसको जो मिलेगा वह उसी का हो जाएगा, जो भी चीज तुमने लूटी वो तुम्हें दे देंगे, बात ही समझ। लूट में जिसने जो लूटा वो उसी का, बात ही समझ। ये आदेश दिया इस अहमद शाह अब्दाली ने। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सिपाही लोग जो थे वो उन्होंने लोगों के सर काट दिए, ठीक है, और सरकारी और जितने भी मतलब खजाना था, जितना भी पैसा था, जितने भी धन था आसपास, जितने भी वहां के मंदिर थे, उन सभी को तहस नहस कर दिया। अब्दाली के सैनिकों ने मथुरा में एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि खून की होली खेली, ठीक है, और उसके बाद होली की तरह पूरे पूरे शहर को जला दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी, जो जिन लोगों ने मतलब कुछ लोग ऐसा बताते हैं जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने ये घटना स्वयं देखी है, उस समय की बात है, ठीक है, जिन्होंने या कुछ इतिहासकार जिन्होंने इस बारे में
लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि सड़कों में और बाजारों में हर जगह लोग हलाल किए हुए पड़े थे, यानी उनके सर उनके धड़ों से अलग किए हुए पड़े थे। ये हालत थी मथुरा से लेकर के आगरा तक, पूरा का पूरा शहर जल रहा था। ना जाने कितनी ही इमारतें जो है वो धाराशायी कर दी थी, कितने ही घरों को लूट लिया था, लोगों को मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आप जानते हैं वहां से यमुना नदी बह करके निकलती है। ऐसा कहते हैं कि यमुना नदी का जो पानी था, यमुना नदी का जो पानी था वो लगातार इतना खून बहाया गया था वहां पर कि यमुना नदी का पानी लगातार 7 दिन तक लाल लाल रहा था। यमुना नदी का पानी लगातार 7 दिन तक, 7 डेज तक पूरा का पूरा लाल रहा था। इतना कत्लेआम वहां पर किया गया था। सैनिकों ने लगातार, अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने लगातार 3 दिन तक मथुरा में पूरी मारकाट करी और लूटपाट करते रहे। इन्होंने मंदिरों को नष्ट करा, मूर्तियों को तोड़ा और जो पुजारी थे उनको उनका कत्ल कर दिया। अहमद शाह अब्दाली क्या करते थे, अहमद शाह अब्दाली के सैनिक क्या करते थे, वहां के निवासी थे, पहले उनसे धन लेते थे फिर उनको मार देते थे। ये इस तरह का उन्होंने वहां पर कुल मिला के कृत्य किया। और होता क्या था वहां पर, कुछ स्त्रियों को मार देते थे, जो स्त्रियां सुंदर होती थी उनको अपने साथ ले जाते थे। अब वहां की स्त्रियों ने, ज्यादातर स्त्रियों ने क्या किया कि वहां की जो स्त्रियां थी, सैनिकों के अत्याचारों से बचने के लिए कुछ स्त्रियां कुएं में कूद गई, कुछ यमुना नदी में डूब के मर गई। मतलब सबने कोशिश भी खुद से बचने की भी, ठीक है। कुछ लोगों को मार देते थे, जो सुंदर स्त्रियां होती थी उनको उठा करके लेके चले जाते थे। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि मथुरा से लेकर के आगरा तक अहमद शाह अब्दाली ने बहुत भयंकर तरीके से लूटपाट मचाई। और इसके बाद ये पहुंचे वृंदावन की तरफ। इसके बाद जो इसके सैनिक बचे, कुछ सैनिक इसके पहुंचे वृंदावन की तरफ, और वहां भी बहुत बड़े लेवल पे मारकाट की, मंदिरों को लूटा, घरों को लूटा, उनको तोड़ा। ठीक है। वहां के बारे में भी कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वृंदावन में जिधर नजर जाती थी मुर्दों का ढेर ढेर दिखाई पड़ता था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है। मतलब देखिए, अब इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरा पर्सनल व्यू नहीं है भाई, ठीक है। ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, जैसा कुछ लोगों का कहना है, जैसी किंवदंतियां हैं उनके अनुसार मैं चीजों को बता रहा हूँ। उनका कहना था कि लाशों से ऐसी स्मेल आती थी, ऐसी दुर्गंध आती थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ये हालत की थी इस अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा से लेकर के, मथुरा आगरा के उस क्षेत्र की। ठीक है। तो आपने ना अहमद, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का नाम जरूर सुना ही होगा इससे पहले भी। ठीक। तो ये जो जितनी बातें बताई हैं मैंने अहमद शाह अब्दाली के बारे में बताई है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का ही सेनापति हुआ करता था, और नादिर शाह 1739 में आया था। ये उसके बाद आया था 1748 में, सबसे पहला अटैक किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और उसके बाद इसने 1757 में दिल्ली पर अटैक किया था। और अब देखिए 1757 में एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। 1757 में अहमद शाह का शासनकाल नहीं है, क्योंकि शासनकाल 1754 में खत्म हो रहा है। बात आई समझ। इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज मत कर जाइएगा, कभी यहां पर कंफ्यूज होकर बैठ जाओ। ये बात अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है। कभी बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 1757 में जिस टाइम पर अटैक हुआ है ये वाला, दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ है, तो उस समय अहमद शाह बहादुर का शासनकाल नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बात, क्योंकि क्रम चल रहा था तो मैंने सीधी सीधी ये बात आपको उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा करके बता दी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे अब चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब अगले मुगल बादशाह की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि इस वजीर इमाउद मुल्क ने इसको, अहमद शाह बहादुर को कैद कर लिया, और अगला मुगल बादशाह किसको बनवा दिया, अजीउद्दीन। ये बात मैं बता चुका हूं अहमद शाह के बारे में, उसको मैं खत्म ऑलरेडी कर चुका हूं। क्योंकि हम अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे थे तो ये बात मैंने आपको अलग से बताई इसके बारे में। ठीक। चलते हैं फिर अगले मुगल बादशाह की तरफ। तो आपने एक चीज नोटिस की है अब तक, जितना भी इससे पहले आपने सैयद बंधुओं के बारे में देखा, कि देखिए जितने भी उत्तरवर्ती मुगल हैं, जितने भी लेटर मुगल हैं, इनके शासन काल में सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व रहा, इनके शासन काल में जो सबसे ज्यादा पावर रही वो वजीरों के हाथों में ही रही। जो वजीर हैं उनके ही हाथों में रही, वही लोग चलाते थे। बाकी जो बादशाह थे, जितने भी मुगल बादशाह थे, ये नाम के रहे, केवल अय्याशियों में व्यस्त रहते थे। बाकी शासन कार्यों से संबंधित ये कोई भी कार्य ढंग से नहीं देखते थे, ना इनसे कुछ होता था। तो चलिए फिर अगले मुगल बादशाह की तरफ चलते हैं, और अगले मुगल बादशाह का नाम है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, जिसका वास्तविक नाम था अजीउद्दीन। जिसका वास्तविक नाम क्या था, अजीउद्दीन था। यही था वो जहांदार शाह का पुत्र, अजीउद्दीन आलमगीर सेकंड।
और इसका रूलिंग पीरियड रहा है 1754 से 1754 ईस्वी से लेकर के 1758 ईस्वी तक, 1758 एडी तक, 1754 से लेकर के 1758 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो चलिए फिर अब इसके बारे में बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के बारे में, या जिसको अजीउद्दीन जो आलमगीर द्वितीय के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना।